आज 15/5/2021 है। हमने एसएससी, सीएचएसएल, एनटीपीसी एस्पिरेंट के लिए अपने तरफ से कुछ जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं एवं 2 रोचक तथ्य ले आए हैं। आशा करते हैं परिणाम करेंगे, आशा करते हैं परिणाम करेंगे। अल बरूनी, इतिहास का क्वेश्चन है। अल बरूनी, मोहम्मद गजनबी के साथ अल बरूनी ने भारत में आए थे। अल बरूनी अरबी भाषा के एक महान राइटर थे। इनके किताब, लिखी हुई किताब का नाम है किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। ये भारत की खोज भी इसको कहा जाता है किताब। यह इतिहासकारों के लिए, इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इनका ग्रंथ धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, ज्ञान, विज्ञान, कला, मूर्तिकला, माप तौल, कानून, राजपूतकालीन समाज का क्या बात था, इस सब के विषय में उसमें लिखा हुआ है। इसमें 80 अध्याय है। कितनी अध्याय है? तो 80 अध्याय है। तो धर्म, दर्शन सब इसमें लिखा हुआ है, के विषय में लिखा हुआ है। तो इसके विषय में याद रखा जाएगा। अल बरूनी भारत आए थे, अरबी भाषा के राइटर थे। ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। इन्होंने किताब लिखे हैं अरबी भाषा में, उसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। हिंदी में इसे भारत की खोज कहा जाता है। इसमें 80 अध्याय है। कितनी अध्याय है? तो 80 अध्याय है। तो 2-3 क्वेश्चन हो इसमें याद करने के लिए हो गया। किसके साथ आए थे? गजनबी के साथ। अल नाम क्या? अल बरूनी। भाषा अरबी भाषा। कितनी अध्याय है? 80 अध्याय है। इतिहासकारों के लिए एक सहायक है। दूसरी क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के समय में भारतवर्ष में रेलवे लाइन बिछ रहा था। उस समय पाकिस्तान के लाहौर एवं सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। उस समय गड्ढा खोदने पर सिंध सभ्यता का आविष्कार हुआ था। तो सिंध सभ्यता में न बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था सिंधु सभ्यता में। तो उस नगर में जो घर का दरवाज़ा था वह गली में खुलता था। नाली था, रोड सब कुछ था उसमें, लेकिन दरवाज़ा गली में खुलता था, एक पर्दा प्रथा था। लेकिन लोथल एक ऐसा नगर है, लोथल एक ऐसा नगर वहाँ पर था जिसका दरवाज़ा रोड पर खुलता था, सड़क किनारे खुलता था। यह दोनों में अंतर हुआ, इसको याद रखा जाएगा। लोथल के नाम एवं क्या होता है सिंध सभ्यता में, और घर के दरवाज़ा का नाम। इस नगर घर के विनाश के लिए कौन पद्धति अपनाई जाती थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति से बनाया हुआ एक घर है, उन लोग का घर रहता था। सिंधु सभ्यता में कौन पद्धति से नगर बसाया गया था? ग्रिड पद्धति से। लोथल नगर में जो है दरवाजा सड़क किनारे खुलता था। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन। शुद्ध हीरा पारदर्शक होता है एवं इसका कोई रंग नहीं होता। शुद्ध हीरा कैसा होता है? पारदर्शक रंग होता है। हीरा कई प्रकार का होता है एवं काला हीरा भी एगो प्रकार इसमें है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बोट कहते हैं। काला हीरा को बोट कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? तो शीशा काटने में। इस शीशा के दुकान में जहाँ तस्वीर उस्वीर बनता है वहाँ जाने पर देखा जाएगा जो वो लोग शीशा को काट रहे हैं, लकीर पार कर काट रहे हैं। ये इसमें बोट का उपयोग होता है। काला हीरा बोट का उपयोग होता है। केमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन, बफर विलयन। बफर विलयन वो विलयन है जिसमें क्षार एवं अम्ल का मिश्रण होता है। क्षार अपना क्षारीय एवं अम्ल अपना अम्लीय पूर्ण रूप से जो है क्या ले समाप्त नहीं करता है। क्षार अपना क्षारता एवं अम्ल अपना अम्लता पूर्ण रूप से समाप्त किए हुए ही अवशिष्ट हो जाता है। यह एक बफर विलयन हुआ।
तो इसका उदाहरण है सोडियम एसीटेट एवं एसिटिक अम्ल। सोडियम एसीटेट एवं एसिटिक अम्ल जो है दोनों मिल के दोनों बफर का उदाहरण है। दोनों जब पानी में मिलाया जाता है तो एक बफर बन जाता है। सोडियम एसीटेट एवं एसिड मिलकर एक प्रभावी बफर बनता है। अब भूगोल के क्वेश्चन। कर्क रेखा हिंद महासागर के उत्तरी सीमा पर है। इस महासागर के सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। कर्क रेखा हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। इसके कर्क रेखा हिंद महासागर के उत्तरी सीमा में अवस्थित है। इसकी सबसे बड़ी द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। तो हिंद महासागर के उत्तरी सीमा के कर्क रेखा के उत्तरी सीमा में हिंद महासागर है। इस महासागर सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। मॉरिशस एवं रिपुनियन ज्वालामुखी से उत्पन्न द्वीप है। मॉरिशस एवं रिपुनियन ज्वालामुखी से उत्पन्न द्वीप है। तो मॉरिशस हम लोग के भारतवर्ष से बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं है। जो यहाँ भी हम भारतीय लोग ही राज करते हैं। हिंदी भाषा वहाँ का भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। और जो राम गुलाम शर्मा वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिसका पहले मूर्ति गांधी मैदान में लगा हुआ है स्टैचू। तो पहले मॉरिशस से हम लोग के संबंध है, इसलिए मॉरिशस इम्पोर्टेंट है। तो याद यही रखना होगा। हिंद महासागर के कर्क रेखा हिंद महासागर के उत्तरी सीमा पर है। इस महासागर के सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में क्या है तो मॉरिशस द्वीप है। मॉरिशस द्वीप एक ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ द्वीप है। शारदा नदी को काली नदी या महाकाली नदी कहा जाता है। शारदा नदी को काली नदी, महाकाली नदी कहा जाता है। किस लिए चर्चा इसका हो जाता है शारदा नदी को? शारदा नदी नेपाल और भारत के बीच में सीमाना बनाती है, बॉर्डर लाइन बनाती है। तो शारदा नदी भारत नेपाल के बीच में सीमाना या बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर लाइन बनाती है। इसको याद रखा जाएगा। आजकल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत नेपाल के बीच में क्या कौन सी सीमाना बनाती है, भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमाना बनाती है, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमाना बनाती है। ये सब तो हम इन्हें उनसे एक क्वेश्चन आज दिया, फिर दूसरा दिन दूसरा क्वेश्चन देंगे। शारदा नदी को काली नदी या महाकाली नदी कहा जाता है, जो कि भारत और नेपाल के बीच में सीमाना बनाती है। अब बायोलॉजी किससे संबंधित क्वेश्चन। मांसपेशी एवं अस्थि, मसल एवं हड्डी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। TNDAN टेंडन कहा जाता है। हड्डी एवं मांसपेशी मसल के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। जब उसमें दर्द होता है डॉक्टर लोग बोलते हैं टेंडर बुझाता है, तो बोले टेंडन मांसपेशी एवं हड्डी के जोड़ को टेंडन कहता है। और क्या बोले हड्डी और हड्डी के जोड़, अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को लिंगमेटस कहा जाता है। लिंगमेटस, हड्डी एवं हड्डी के जोड़ को लिंगमेटस कहा जाता है। याद रखने के पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड वो है जो कि मानव कपाल की स्फीनॉइड हड्डी के गड्ढे में, मानव कपाल की स्फीनॉइड साइनस होता है, उसी गड्ढे में स्थित है। इसको सेला टार्सिया कहते हैं। इसके और एक नाम है मास्टर ग्लैंड। इसका वजन बहुत ही कम है, 0.6 ग्राम। कितना है तो 0.6 ग्राम। एक 8 आना वाला सिक्का जो होता है ना, उससे तनी सा वो 5 ग्राम का होता है, वही 6 ग्राम का होता है। 8 आना वाला सिक्का, ये 5 रुपये वाला सिक्का लगभग 6 ग्राम होता है। उतना ही हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन है। यह बहुत काम का चीज़ है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड को नियंत्रित करना इसका काम है। सोच के देखिए मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड का कितनी बड़ी महत्व है। अब फिजिक्स से छोटा सा क्वेश्चन। सूर्य एवं तारा, सूर्य तारा से जो रोशनी हम लोग को आता है, ऊर्जा आता है, किस पद्धति से आता है? ये नाभिकीय संश्लेषण से आता है।
नाभिकीय संश्लेषण को न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहा जाता है। कौन फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन याद रखा जाएगा, सूर्य तारा से जो ऊर्जा या रोशनी हम लोग को मिलता है या भारत पृथ्वी पर आता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संश्लेषण द्वारा आता है। दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, परमाणु बम। परमाणु बम में कौन सा पद्धति काम करता है? तो इसमें यह है एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जो छोड़ देता है उसको नियंत्रण है, अनियंत्रित रिएक्शन इसमें होता है। इसमें 3 न्यूट्रॉन जो है ना अनियंत्रित रहता है। 3 नियंत्रण, तो 3 नियंत्रण कैसे अनियंत्रित होता भाई? तो 3 निकला, फिर उसके बाद तुरंत तो 9 बन गया, 9 से 27 बन गया, 27 से 81 बन गया, इसी तरह 3 गुना होते जाता है। इसीलिए 3 अनियंत्रित न्यूट्रॉन इसको कहा जाता है। इसलिए परमाणु बम में कौन फार्मूला काम करता है? तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन काम आता है। ये खतरनाक है, इसलिए इसको याद रखा जाएगा। परमाणु बम अनकंट्रोल्ड चेन और नाभिकीय संश्लेषण सूर्य तारा का रोशनी से संबंधित है। अब रोचक कथा। रोचक कथा में छोटी सी बातें भी जीके से संबंधित है। लोकसभा में लोकसभापति होते हैं, जिसको स्पीकर भी कहते हैं। अभी जैसे ओम बिरला है, तो लोकसभा स्पीकर के पास एक मत होता है, उसको निर्णायक मत कहा जाता है। जानकारी वाली बात है, जो जानते हो तो जानते करते हैं, सब कोई जानता है इसको, जो नहीं जानते उनके लिए एक निर्णायक मत होता है। मान लीजिए 100 आदमी मिलके वोट देने वाला है, कोई पुल पास हो रहा है, कोई फंड पास हो रहा है, कोई रोड पास हो रहा है। उस समय एक पार्टी बोलते हैं कि एक पार्टी वोट दिए कि बनना चाहिए, एक पार्टी बोल देते नहीं बनना चाहिए। अब गेंद किसके झोली में जाएगा? बनने वाले कि नहीं बनने वाले के? उस समय निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो कल लोकसभा स्पीकर जो है अपना निर्णायक मत देके इसको जिसके झोली में देंगे उसके झोली में पास हो जाएगा। दूसरी पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई जो है, पानीपत की लड़ाई 3 बार हुई है। एक बार बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, अकबर हुमायूं के बीच, और तीसरी लड़ाई भी हुई है। तो तीनों लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई? तीनों लड़ाई जो पानीपत में हुई, इसका क्या कारण है? इसके छोटी सी कारण ये है, देखिए पानीपत दिल्ली से नज़दीक है, दिल्ली में राजा लोग रहते हैं, राजा को लड़ने में आसान हो रहा है। और दूसरी बात की, पानीपत एक समतल भूमि है। पानीपत समतल भूमि है, पक्ष विपक्ष, शत्रु एवं शत्रु का विपक्ष दोनों को नज़र से देखने में आसान होता है। इसलिए पानीपत में ही लड़ाई होता है। हो सकता है इसका और भी कोई कारण रहा हो, लेकिन मेरे समझ से जितना जानकारी है, इसमें पानीपत की लड़ाई बार बार होने का यही कारण हो सकता है कि पानीपत एक समतल जगह है, दिल्ली के राज दरबार पानीपत से नज़दीक है, ये हरियाणा में है। आज के लिए बस इतना ही, अगला दूसरे वीडियो में। धन निरंकार जी।